आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। आप लोगों ने आज न्यूज़ इम्पोर्टेंट देखी होगी कि इंडिया ने आईएनएस विक्रांत, जो एक इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको नेवी में इंडक्ट करने की डिसीजन को लिया है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी कंट्री को क्यों चाहिए होता है? तो अगर हम हिस्टोरिकली इस चीज़ को एनालाइज करें तो हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि मेजॉरिटी कंट्रीज़ जो थी, जैसे कि ब्रिटेन एंड फ्रांस स्पेसिफिकली अगर हम उनकी बात करें अलॉन्ग विद द यूएस, तो इन लोगों ने हमेशा से अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स रखे हैं तो दे हैव ऑलवेज ट्राई टू यूज़ एयरक्राफ्ट कैरियर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ वॉर। तो देखिए दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन कंट्रीज़ के लिए, जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनके लिए जो मैटर इंपॉर्टेंट था वो था कि भाई हमें वॉरफेयर के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर देखते हैं तो हमने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यों अपनाया? दोस्तों, ये कोई पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोल्ड वॉर के दौरान से हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे। ऑब्वियसली वो इंडिजिनसली बिल्ट नहीं थे, हमने बाहर से प्रोक्योर किए थे, जिसमें आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य दोनों थे। और इसके बाद ये जो आईएनएस विक्रांत अभी आया है, ये इंडिजिनसली बिल्ट है। इसकी 80-85% पूरी जो मशीनरी लगी है वो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है। तो इंडिया के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस और यूटिलिटी है? देयर आर 3 पॉइंट्स दैट आई वांट यू टू रिमेंबर। वन, दैट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज़ न्यू आईएनएस विक्रांत, जो अभी हमने इंडक्ट करना है, ये आईएनएस विक्रांत सबसे पहले इंडिया के लिए एक प्रेस्टीज सिंबल और एक स्टेटस सिंबल है। दोस्तों, कई बार एक कंट्री को एक प्रेस्टीज और एक स्टेटस के पर्सपेक्टिव से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। इंडिया एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल पावर है और एक राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड अफेयर्स में एक तरीके से वो अपना प्रेजेंस बनाना चाहती है एंड उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है। तो अगर हम अपना एक राइटफुल क्लेमेंट बनते हैं एक ग्लोबल पावर स्टेटस के, तो आज की डेट में एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक काइंड ऑफ ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। बट क्या स्टेटस ही हमारे लिए एक रीज़न था एयरक्राफ्ट कैरियर का? आंसर इज़ डेफिनेटली नो। द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न वाई इंडिया वेंट फॉर एन एयरक्राफ्ट कैरियर एंड हैज़ ऑलवेज गॉन फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स वाइल इट विल कंटिन्यू टू गो फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स इवन इन द फ्यूचर इज़ दैट इंडिया एस्पायर्स टुडे फॉर समथिंग कॉल्ड एज अ ब्लू वाटर नेवी। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है कि एक कॉन्सेप्ट होता है नेवी में जिसको हम कहते हैं ब्राउन वाटर नेवी। ब्राउन वाटर नेवी का मतलब ये होता है कि जो आपकी नेवल फोर्सेस हैं वो एक तरीके से कोस्टल एरियाज़ में कोस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं और वो उनकी कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ ऐसी हैं कि वो सिर्फ कोस्टल एरिया में प्रोटेक्शन ऑफर कर पा रही हैं। तो जो ब्राउन वाटर नेवी होती है, आपको ये चीज़ समझनी है कि वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी नहीं रखती है फार ऑफ वाटर्स में अपने कंट्री के टेरिटरी से जाके कोई ऑपरेशन करने की। दोस्तों, अगर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं तो शिवाजी महाराज जो थे हमारे महाराष्ट्र में, सरप्राइजिंग बात है कि उन्होंने भी एक ब्राउन वाटर नेवी बनाई हुई थी। और इंडिया का नेवल ट्रेडिशन आज की डेट में हम शिवाजी महाराज से मॉडर्न टाइम्स में ट्रेस भी करते हैं, जो हमारा इंडिजिनस है। तो आईएनएस विक्रांत को अगर उस नज़रिए से देखें तो वो शिवाजी महाराज का इंडिजिनस एक ट्रेडिशन ही हमने कंटिन्यू किया। अब सवाल जैसे दूसरा उठता है वो ये है कि अगर एक कॉन्सेप्ट हमारा ब्राउन वाटर नेवी है तो दूसरा कॉन्सेप्ट है ब्लू वाटर नेवी। तो दोस्तों, ये ब्लू वाटर नेवी क्या होती है? तो जो ब्लू वाटर नेवी होती है वो ऐसी एक नेवल फोर्स होती है जिसमें आप दूसरे फार ऑफ टेरिटरीज में जाके पावर का प्रोजेक्शन कर सकें। अब फार ऑफ टेरिटरी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो फार ऑफ टेरिटरी इज नॉर्मली डिफाइंड एज अ टेरिटरी विच इज़ नॉट इन योर इमीडिएट नेबरहुड। अब आप दोस्तों एक मिनट के लिए खुद सोचिए कि अगर हमारे पास ब्राउन वाटर नेवी है तो ब्राउन वाटर नेवी, जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। वो लिमिटेड कैपेबिलिटी से आप सिर्फ अपने कोस्टल एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। पर एक ब्लू वाटर नेवी एक ऐसी नेवी होती है जिसमें आप कैपेबिलिटीज़ को डिज़ाइन करके उन कैपेबिलिटीज़ के तहत, यानी कि उन नेवल शिप्स के तहत, आप अपने इमीडिएट नेबरहुड से बाहर जा सकते हो। अब आप इसको पहले पॉइंट से लिंक करके देखिए जो मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया एक स्टेटस सिंबल के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर को एस्पायर कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया एक राइटफुल क्लेमेंट है ग्लोबल पावर स्टेटस के लिए आज की डेट में। तो दोस्तों, अगर इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल पावर स्टेटस का क्लेमेंट मानता है तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि उसको ब्लू वाटर नेवी का एक एस्पिरेशन होगा, और ब्लू वाटर नेवी में वो ऐसी नेवल कैपेबिलिटीज़ डिज़ाइन करेगा जो कैपेबिलिटीज़ के कारण वो एक तरीके से फार ऑफ वाटर्स में, दूर सीज में जा कर के, दूसरी कंट्रीज़ के वाटर्स के पास जा कर के, दूसरी कंट्रीज़ के साथ नेवल एक्सरसाइजेज करके
अपनी नेवल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को दिखा सकता है। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी फॉर इंडिया इज बेसिकली दैट वी हैव aspired for a blue water navy and this aircraft carrier helps us to fulfill that specific demand. नाउ अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन इंपॉर्टेंट हमारी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंट यूटिलिटीज़ हैं, तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि हमारे चेंजिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इन आर नेबरहुड। हमारे सबसे पहले अगर हम नेबरहुड में देखें तो पाकिस्तान की तरफ से एक नेवल थ्रेट हमेशा से बना रहा है। 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में भी हम लोगों ने एक तरीके से नेवी का प्रयोग एक डेटरेंस फोर्स के तौर पे हम लोगों ने रेडी रखा था। सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब 2019 में पुलवामा में पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग करके एक टेररिस्ट अटैक करवाया, उसके बाद जब इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान, जो कि हम लोग नॉर्मली एक एयर स्ट्राइक बोलते हैं, बट अगर आप उस बालाकोट के एयर स्ट्राइक को डीपली पढ़ते हैं, जो मैंने अपने इंटरनल सिक्योरिटी की बुक में भी एक्सप्लेन किया है, तो उसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सेंटर्ड वॉर। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क सेंटर्ड वॉर? नेटवर्क सेंटर्ड वॉर में हम क्या करते हैं कि जो थ्री फोर्सेज होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों को जॉइंटली हम लोग कनेक्टेड रखते हैं और एकदम इन द स्टेट ऑफ रेडीनेस रखते हैं कि अगर कल को आपका एडवर्सरी आपके ऊपर एक अटैक कर देता है इन रिटेलिएशन, तो आपकी तीनों फोर्सेज एक स्टेट ऑफ रेडीनेस में बैठी हैं, तो तीनों नेटवर्कड हैं। तो देयर इज अ नेटवर्क सेंटर्ड वॉर। इनफैक्ट जब 2019 में भी बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, तो हमारी नेवल फोर्सेज नेटवर्क सेंटर्ड वॉर के तहत एक तरीके से बिल्कुल रेडी थी। और आज की डेट में अगर हम देखें तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेटवर्क सेंटर्ड वॉर, क्योंकि नेटवर्क सेंटर्ड वॉर में ट्राई फोर्सेस सिनर्जी होती है। नेटवर्क सेंटर्ड वॉर में एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंटली सिर्फ आर्मी या एयरफोर्स को नहीं, बल्कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को, तीनों को इक्वल पार्टनर्स माना जाता है। अब अगर हमारे सामने पाकिस्तान का एक इतना बड़ा इशू है, तो कहीं ना कहीं भूलिएगा मत दोस्तों कि हमारे सामने एक चाइना का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। चाइना आज की डेट में सलामी स्लाइसिंग कर रहा है हमारे लैंड टेरिटरी पे, क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर अनरिजॉल्व्ड है। बट बॉर्डर अनरिजॉल्व्ड होना एक एस्पेक्ट है, चाइना आज की डेट में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम पावर भी बन रहा है। और समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना का जो मेन मैरीटाइम इंटरेस्ट है वो ये है कि वो ऐसे एरिया से क्रॉस करता है विच इज़ द इंडियन ओशन एरिया, जहाँ से उसको रिसोर्सेज चाहिए। क्योंकि आज की डेट में चाइना को सबसे ज़्यादा रिसोर्स कहाँ से मिल रहा है? दे आर गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ देयर रिसोर्सेज फ्रॉम अफ्रीका नंबर 1, दे आर गेटिंग सेकेंडली देयर रिसोर्सेज फ्रॉम मिडल ईस्ट नंबर 2। तो अगर वो मिडल ईस्ट से या अफ्रीका से कुछ भी कमोडिटी विच इज़ अ रिसोर्स उसको खरीदेगा एंड अगर वो रिसोर्स को यूज़ करेगा अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो भूलिएगा मत दोस्तों कि वो रिसोर्स को ले जाने के लिए उसने, हाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक लैंड रूट बनाया है, बट दैट लैंड रूट कैन नॉट रिप्लेस द सी रूट। तो सी का सिग्निफिकेंस, इंडियन ओशन का सिग्निफिकेंस, पानी का सिग्निफिकेंस चाइना के लिए हमेशा रहेगा। और जितना चाइना हमारे आसपास के पानियों में, जो कि इंडियन ओशन का पानी है, उसमें आएगा, उतना ही इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बना रहेगा, बिकॉज चाइनीज़ की चहल पहल चलती रहेगी, चाइनीज़ का एक नेवल प्रेजेंस वहाँ पे बना रहेगा, चाइनीज़ अपने सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, ट्रेड वाले कम्युनिकेशन लाइंस को प्रोटेक्ट करेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना का कमर्शियल नेवल प्रेजेंस अगर हमारे वाटर्स के आसपास होता है, तो वी नीड टू इंश्योर कि चाइना कोई बदमाशी ना करे, कोई स्पाइंग एक्टिविटी ना करे। तो चाइना को जो एक तरीके से डेटरेंस देना है, उस डेटरेंस के लिए हमारे पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, इट विल कम वेरी हैंडी टू अस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी, अगर आप यूपीएससी मेंस एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं दोस्तों, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स टू हाईलाइट। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाके ये पॉइंट बोल रहे हैं कि भाई अगर आपसे पूछा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स टू हाईलाइट। द फर्स्ट पॉइंट, एज आई स्टेटेड, इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेटस सिंबल because India aspires to become a global power, and as a global power we ought to have that capability and capacity that the world recognizes and appreciates. Number 2, as I told you, that India, in order to achieve the point number 1, has gone for the point number 2, which is a aspiration for a blue water navy, which is different from a brown water navy, because in a blue water navy you develop naval capabilities that enable you to
display and project power in territories which are far off from your territory. And most important is number 3, the changing security environment around India, which includes number 1, the Pakistan factor, as proven recently by the Balakot airstrike, where network-centered war as a phenomena was executed, and number 2, the Chinese presence in the Indian Ocean, where Chinese with their commercial and military interests in the Indian Ocean require India to develop deterrent capabilities. तो आई होप दोस्तों कि ये 3 पॉइंट अगर आप दिमाग में रख लेते हैं, इसके बियॉन्ड आपको कोई स्पेसिफिक्स और ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फोकस ऑन द लार्जर थॉट प्रोसेस एंड द फिलोसफी बिहाइंड द एयरक्राफ्ट कैरियर जो मैंने आपको बता दिया. इसके सिवाय किसी भी और चीज़ में अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए. ये 3 पॉइंट दिमाग में रखिए, आप आंसर अच्छा लिख पाएंगे और इंटरव्यू में अच्छा बोल पाएंगे. थैंक यू.